फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन। वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आज हम लोगों ने एयरफोर्स के लिए आपके लिए एक सैम्पल पेपर लाया जो कि बहुत ही ऑथेंटिक है। ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम जो 18 अप्रैल से एयरफोर्स का एग्ज़ाम चल रहा है, हमारी पूरी कोशिश है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी जाए। हम ढेर सारे सैम्पल पेपर इसीलिए आपको लेके आ रहे हैं। अभी तक आप देख रहे थे महा मॉक टेस्ट आपको हम लोगों ने करवाया था, जैसे कि पिछले दिनों में हमने करवाया था। आज हम दूसरा एक सैम्पल पेपर आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो देर न करते अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ लग जाइए और कमेंट में अपने जो भी आपके जितना भी आपका सही हो गलत हो, जो भी सारी चीज़ें वो ज़रूर लिखिएगा, उसको मैं खुद भी देखूंगा। ठीक है, ये सैम्पल पेपर बच्चों हम लोगों ने कई होता क्या है कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, तो टीचर या कोई भी बाहर का इंसान तो नहीं देख पाता है। एक आप ही माध्यम होते हो जिनसे हम एयरफोर्स का क्वेश्चन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं, उसी बेसिस पे उस पर रिसर्च करके कि हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर और भी पूछ सकता है, तो उसके इर्द गिर्द हम क्या करते हैं, कलेक्शन बनाते हैं कि हाँ वो सारी चीज़ें। तो कुछ कलेक्शन आज हम लेके आए 25 क्वेश्चन के रूप में। चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। अपनी कॉपी पेन को बिल्कुल तैयार रखिए। चलिए देखें, पहला जो क्वेश्चन है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू। ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ दीज। ठीक, क्वेश्चन बोला एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू। ठीक है, अगर मूविंग चार्ज बच्चों होता है, देखिए एक चीज समझिए, अगर रेस्ट पे चार्ज है तो स्वाभाविक सी बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है भाई, जैसे आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा। अगर मूविंग चार्ज की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमको मैग्नेटिक फील्ड भी मिलती है। और एक चीज बात यह है कि चार्ज है और चार्ज मूव भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। मोशन, अगर चार्ज मोशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी और करंट आएगा तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि सी आंसर हमारा सही है। एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ, ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक, इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, या तो बोलते हैं क्या, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व भी बोलते हैं और एनर्जी डेंसिटी। हमने कि जैसे आपको डायमेंशन में बार बार मैंने आपसे कहा है कि बच्चों डायमेंशन 12th का तैयार करके जाओ, एग्जामिनर वही पूछने की कोशिश ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो एनर्जी जो डेंसिटी होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक, एकांक आयतन पे ऊर्जा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml² T-2, और वॉल्यूम का कितना होता है, L3। L² से L3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ml-1 T-2। ये आपका कितना आ गया, एनर्जी डेंसिटी आ गया। ठीक, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक सरल क्वेश्चन है। बस ये कि ये फॉर्मूला आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि किस चीज़ का फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नोट करते चलिएगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला क्या है, व्हेन अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर। व्हेन अ लैंप, एक लैंप है मान लीजिए, बल्ब ही है, सीरीज विद कैपेसिटर, ऐसा कुछ है। ठीक है, और आप सप्लाई कैसी दे रहे हो, डीसी सप्लाई दे रहे हो। उसको कैसी सप्लाई दे रहे हो, डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या, देखो, लैंप विल नॉट ग्लो, मतलब लैंप विल बस्ट आउट, मतलब एक तरीके से फट जाएगा, ऐसा कुछ भी है। तो क्वेश्चन में हम पहले तो उसका मेन थीम समझते हैं कि यहाँ पे दिया क्या है, डीसी सप्लाई दिया है। क्या दिया है, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई का मतलब ये होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं भाई, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0। जब डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो समझिए पहले ध्यान से, अगर यहाँ कैपेसिटर है तो कहीं ना कहीं कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है, क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, 1/ωc, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, 1/ωc पढ़ा होगा बुक में, खूब भी देखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होता है, ωc, XL = ωL, ऐसा कुछ भी देखा। अब फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, तो XC की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो गई। XC क्या होता है,
कैपेसिटर में जो प्रतिरोध, जिसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सी की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट, इसका मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो लैम्प विल नॉट ग्लो। आपका ए आंसर, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे करंट देना चाहिए, तो मैं 2 एम्पियर का करंट दे देता हूँ, ठीक। अब आप करिए, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रही है तो ये वाला टर्मिनल हम प्लस ले लेंगे, और करंट यहाँ तक जा रही है तो ये वाला टर्मिनल हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक। करंट जब भी रेजिस्टेंस में घुसती बच्चों किससे है, प्लस से घुसेगी, और माइनस से क्या होगी, निकलेगी। ये प्लस प्लेट बैटरी का, ये माइनस प्लेट हो जाएगा। करंट इंटर जब भी करेगी, घुसेगी किससे, प्लस से, निकले किससे, माइनस से, ठीक। ये माइनस प्लेट, ये प्लस प्लेट। करंट जब भी रेजिस्टेंस में घुसती किससे, प्लस से, निकले किससे, माइनस से, ठीक। ये मैं अपना एक तरीका बता दे रहा हूँ कि इसको ऐसे ही करते हैं, कभी भी रेजिस्टेंस में करंट इंटर करे तो प्लस से निकालिए, माइनस से, इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉर, मतलब ए और बी के बीच विभवांतर निकालना, मतलब आपको एक तरीके से निकालना क्या है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा वी ए प्लस वी, जहां चलते वो ले लेते हैं, प्लस वी ए से चले आप आगे, कहां से निकले, रेजिस्टेंस का विभव कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, मतलब 6 इंटू आई, आई कितना है 2 हो जाएगा। फिर आगे गए, माइनस प्लेट से निकले, -12 हो जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है आई आर, तो कितना 9 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आर आई हो गया। फिर कहाँ से निकले, +4 से निकले। फिर आगे देखिए -5 इंटू इसमें करंट कितना है 2, माइनस कितना वी बी इज इक्वल टू 0। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक हम चले गए। हमको क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, ठीक। ये कितना है 12 हो गया, 9 दूनी 18 हो जाएगा, +4 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक। अगर आप ध्यान से देखिए वी ए माइनस वी बी, बच्चों हो सकता है ऑप्शन मैच ना करे क्योंकि इसमें करंट मिसप्रिंट था, मैंने करंट एट अ रैंडम आपको अभी 2 एम्पियर लिख दिया है, ठीक है। तो आपको एक ये भी चीज़ है कि करना सीखिए पहले तो। 12 में से अगर हम 12 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए तो 12 में 12 जोड़े कितना 24 हो जाएगा। अगर देखिए कौन कौन जोड़ रहे हैं, पहले ये सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 12 और 18 है, देखिए गलती ना हो बस माइनस प्लस की, कितना हो जाएगा 2 2 4 8 4 12, 2 हो गया, 2 1 2 4 52 हो जाएगा, और माइनस में 52 4 घटा दीजिए, 4 अगर हम इसमें घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक। सही है कैलकुलेशन। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा 48 वोल्ट आ जाएगा, जो कि डी आंसर मैच कर गया, ठीक है। देखिए इसमें बेसिक ये था कि मुझे करना सिखाना था, यहाँ 2 एम्पियर की मिस्टेक थी थोड़ी सी, चलिए खैर कोई बात नहीं, सीखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। देखो पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। मान लो ये पूरी करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा। और इसके कारण आपको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे, बायोसेवर्ट का फॉर्मूला अगर लगाइए तो कितना हो जाएगा, μ0/4π, ठीक, आई dl अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। ये dl बच्चों क्या होता है, ये छोटा सा एम्पियर में हम लोग करंट एलिमेंट लेते थे। ये पूरा अगर dl अगर हमने लिखा तो देखिए एंगल इज इक्वल टू क्या हो, ये छोटा सा आर्क है ना, एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। तो अगर हम देखें कितना आर्क बनेगी, ये पूरा अगर हम देखें तो 2πr बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना बनेगा, या तो इसको हटा दो, dl की वैल्यू अगर देखो तो कितना बनेगा, ये पूरा 2πr बनेगा कि नहीं बनेगा, μ0/4π, ठीक। ये कितना हो गया 2πr हो जाएगा, और नीचे कितना आर स्क्वायर, आर से आर कटा, पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, कितना आ जाएगा μ0/2, ठीक, आई हो जाएगा, और नीचे कितना बचा आर μ0, और n के टर्म में ऑप्शन दिया है तो n और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए, तो μ0 ni/2r, μ0 ni/2r, ये बस हट जाओ तो बी आंसर क्या है, सही, μ0 ni/2r। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा।
ठीक, थोड़ी बहुत करेक्शन पे फोकस मत करिए। चलिए मैं करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब फेरोमैग्नेट होना चाहिए। ये देख के भी आप मार सकते हो। देखिए सॉफ्ट आयरन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए होता है। आप अगर देखो तो अगर पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, फेरोमैग्नेट के एग्जाम्पल देखिए तो फेरोमैग्नेट में अगर आप देखिए तो निकेल आता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए आंसर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो देख के ही बताया जा सकता है। आगे चलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। बोला क्या है? जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो टाइम के स्क्वायर है, ऐसा कुछ है। ठीक, पूछा है। फिर देन द पार्टिकल ट्रेवल, तो जो पार्टिकल है वो कैसे चल रहा होगा, किससे चल रहा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब त्वरण बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी घट रहा है। ऐसा कहीं रिलेशन देखा है क्या बच्चों? S = ½ AT स्क्वायर देखा है क्या कहीं? ठीक, कहीं दिखता है? अगर a को कांस्टेंट कर दे, 1/2 कांस्टेंट हो तो s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर मिलता है कि नहीं? तो s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर जब भी हमको मिलेगा, इसका मतलब है कि a कांस्टेंट हो गया। a कांस्टेंट हो गया तो a मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन है। तो सातवें का कौन सा आंसर? ए। यही एयरफोर्स का पेपर है। देख लीजिए एयरफोर्स का पेपर जो मैं चिल्ला के आपसे कहता हूं कि हाँ भाई 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 5 सेकेंड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लगाने बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पूछा क्या? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर सिंपली काउंट करना होता है। अगर आप देखिए 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट आएंगे। बीच का जीरो लिया जाता है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट, इसमें भी कितने? 4 सिग्निफिकेंट। काउंट कर लीजिए। पावर नहीं ली जाती, इसमें कितना सिग्निफिकेंट? 4 सिग्निफिकेंट। कितना जल्दी करना है इसको, इसमें करने में कितना समय लगा? काउंट ही तो करना है सिर्फ। ये सब आपका समय बचाता है। ठीक है। इन द एंटायर पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, आप पूरे प्रोजेक्टाइल में अगर देखो ध्यान से, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि क्या होता है? u sin थीटा होता है कि नहीं? और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? u cos थीटा। तो आप हमेशा देखिए जब प्रक्षेप ऊपर से नीचे जाता है तो जो ऊर्ध्वाधर वेग या वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? घटता है, फिर बाद में बढ़ता है। हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं u cos थीटा, याद कर लीजिए ये हमेशा क्या होता है? नियत या कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट। 9 का बी आंसर। कितना सरल है ना। अब पूछा क्या? द इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको दी है, x = ये और ये दिया हुआ है सब कुछ। ठीक। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा क्या है? ऐसा प्रोजेक्टाइल, ये प्रक्षेप दिया है, ये आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है उस समय टाइम की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। चलिए देखते हैं। x = कितना दिया है? 30/60 दिया है कि नहीं? तो अगर हम इसको dx/dt अगर कर दिए तो ये कितना आंसर आ गया? 36। और dx/dt x का विस्थापन है तो वेग कैसा मिलेगा? x का मिलेगा। अगर हम dy/dt बच्चों निकालते हैं तो देख लीजिए dy/dt, y की इक्वेशन क्या बनेगी? y की इक्वेशन देखो, 2 को नीचे कर दो 48t हो जाएगा, -9.8 डिवाइडेड बाई 2 t स्क्वायर। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ध्यान से देखिए, जब भी हम अगर चाहे तो इसको भी अगर आप देखो, चाहे तो ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएट ही तो करना है हमें फिलहाल। अगर हम इसको dy/dt किए तो ये 48 हो जाएगा, -9.8 t इंटू 2t ऐसा हो जाएगा कि नहीं? 2 से 2 कट गया, 48 हो गया, -9.8 t हो जाएगा। और जब प्रोजेक्शन है टाइम क्या हो जाएगा? 0। तो टाइम की वैल्यू क्या ले लिए? 0 ले लिए। तो वर्टिकल जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी आ गई? 48 आ गई। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखिए कितनी आ गई? 36 आ गई। अब देखिए कैसे करेंगे, हमें थीटा निकालना है। कैसे निकालते हैं देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें, साइड में करना, ध्यान से देखिएगा। तो tan थीटा अगर हम लगा दें, tan थीटा = परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार। तो लंब बटे मतलब uy/ क्या लिख सकते हैं? ux। कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई कितना? 36। किससे कटेगा? अगर हम काट लिए, ये लगभग आ जाए कितना? 6, अगर हम धीरे धीरे काटते हैं, 2 4 और ये कितना? 18, फिर काटे कितना? 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 9 3 चौक 4/3 आ जाए। कितना आ जाएगा? 4/। तो tan थीटा की वैल्यू अगर बच्चों 4/3 आती है तो इसका मतलब साइन में ऑप्शन दिया है, तो अगर tan थीटा 4/3 आए तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5, जो कि पहला ही आंसर क्या है? सही है। आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हो।
थीटा दिया है, साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/3, ये 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधा कर्ण हो जाएगा जो कि 4/5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ ट्रू फोर्स। ठीक, न्यूटन ने क्या बोला था, जो फोर्स होता है वो dp/dt। बच्चे एक्चुअली जब भी होता है ना तो क्वेश्चन फोर्स इज इक्वल टू ma पे ज्यादा लगाते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ma पे ज्यादा लगाते हैं। उनसे पूछो न्यूटन का लॉ क्या होता है तो बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू ma। फोर्स इज इक्वल टू ma न्यूटन ने कभी बोला ही नहीं था। न्यूटन ने ये बोला था कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के होता है। तो मोमेंटम को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं अपॉन dt। ये बिल्कुल गलत फहमी निकाल दीजिएगा, यही असली सेकेंड लॉ है, यही क्या है, सेकेंड लॉ है। चलिए आगे चलते हैं। स्पीड भी होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई जैसे आपको फेस करना वैसे हमें भी वैसे ही बताना है, ऐसा नहीं कि बहुत क्वेश्चन को ज़्यादा समय लेना है। ठीक है, इसको ऊपर कर दे क्या, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बोला है बॉडी ऑफ मास 3 kg, किसी का पिंड है उसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और एक फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। फोर्स वर्सेस क्या दिया है, टाइम ग्राफ दिया है। अब पूछा क्या है, मोमेंटम बताइए, क्या पूछा है, मोमेंटम। तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक फॉर्मूला बेस पे जाओ तो मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। मैं हमेशा बताता हूँ मल्टीप्लाई हो तो एरिया निकाल दो। तो एरिया क्या निकलेगा, यही एरिया ग्राफ का ये जो एरिया होता है यही एरिया निकलेगा। तो देखिए इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस, बेस कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक जाओगे 2 और हाइट कितनी है 10 है। ठीक, प्लस इसका एरिया 2 से 6 अगर गए तो 2 से 6 मतलब ये 4 और ये कितना 10, कितना हो जाएगा 2 से 6 का मतलब 4 और वो कितना 10। ये 2 से 2 कट गया, ये कितना हुआ 10 हो गया और 40, ये कुछ आपका कितना आ गया 50। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, रखे रहिएगा। इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल, आप देखोगे जैसे ये बॉडी है, ऊपर आर लगाते हो, इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। इसकी वैल्यू क्या कर दी है, डबल कर दी, इसकी वैल्यू क्या कर दी, डबल। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पे क्या असर आएगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर लिखा हुआ है, फिर अगला क्या कर देंगे, इसको एफ डैश कर देंगे और आर की जगह 2r लिख देंगे। इसे से काट कूट के म्यू से म्यू, आर से आर ऐसे काट दिए तो कुछ एफ डैश का रिलेशन बना देंगे कि हाँ भाई 2f f/2 हो जाएगा। ऐसा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा बड़ा ये क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, ये ना आर पे डिपेंड करेगा ना एफ पे। ठीक है, तो ये बदलेगा नहीं, ये कांटेक्ट पे सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये म्यू क्या होता है, कांस्टेंट लगाते हो ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आता था तो एक कांस्टेंट लगाते थे म्यू। ये क्या है, रिएक्शन पे निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और किसका, डिस्प्लेसमेंट, ये होता क्या है ये पूछा है, ये विकल्प में दिया है। इम्पल्स जिसे संवेग बोलते, आवेग बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट मास, मतलब क्या, मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ऐसा कुछ। आइए देखते हैं, निकालते हैं कैसे। अब बच्चों एक्सेलरेशन से पकड़ो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है कुछ ऐसा। अगर हम ऊपर नीचे dx और dx मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक, देखिए क्या होगा। देखिए dx/ इतने को अगर ध्यान से देखो तो dx/dt को v बोल सकते हैं और ये क्या हो गया dv/dx, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको हम a dx लिख सकते हैं कि नहीं, ये v dv हो गया। इंटीग्रेट मार दो तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा v²/2 मिल जाएगा। बोलो मिला, यही मल्टीप्लाई एरिया ही तो होता है, एरिया है, यही तो एरिया होगा a और x का। ठीक है, अब देखो v²/2 आ रहा है, अब इसको कैसे पकड़े हम, ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा। इससे फायदा क्या हुआ ना, ये बना हाफ mv² बन गया है। इतना अगर देखो तो क्या बना, इतना अगर ध्यान से देखो तो हाफ mv² और डिवाइडेड बाई m। तो कौन सा आंसर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, आगे 15 नंबर क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ जायरेशन, ठीक, इसे घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं बच्चों। रेडिया ऑफ जायरेशन का मतलब होता है घूर्णन त्रिज्या। और कौन कौन सा मटेरियल है, सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर रिंग है, इनका अनुपात बताना है। तो देखिए I इज इक्वल टू mr² होता है, r जो होता है रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, इसको हम I/m भी बोल सकते हैं। तो हमें सर्कुलर डिस्क के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, डिस्क के लिए। तो डिस्क का कितना होता है, हाफ mr² और नीचे डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। और रिंग के लिए कितना हो जाएगा, mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई m, सब काट लीजिए।
m से m कटा, mr से mr कटा, कितना बचा 1/√2 बचा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर क्या है सही। देखिए धड़ाधड़ लगते हैं एयरफोर्स के क्वेश्चन। ठीक, मर्क्यूरी थर्मोमीटर कैन बी यूज फॉर मेजर द टेम्परेचर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग होता है अप्रॉक्स होता है 360 और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अप्रॉक्स होता है -38 या 36 के आसपास होता है। ये देख के बताने वाले क्वेश्चन है। कौन सा आंसर सही है? इस अगर हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लें, उनके कन्वर्जन पढ़ लें, तो कई क्वेश्चन एयरफोर्स में आ जाते हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगी? सब देख के बताने, इसमें क्या बताने लायक है यार। चलिए, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आपने देखा होगा ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं। कहाँ पढ़ा होगा? हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा। कुछ ऐसा आता के ए θ1 माइनस θ2 टाइम डिवाइडेड बाई एल, ये होता तो ये कांस्टेंट हो। जब भी एक कांस्टेंट है बच्चों, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल प्रॉपर्टी से मटेरियल पे डिपेंड करती है, एनी अदर थिंग पे डिपेंड नहीं करती है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर, मटेरियल ऑफ द प्लेट पे होगा। आगे चलते हैं। फॉर अ फ्री एक्सपेंशन, फॉर अ फ्री एक्सपेंशन, अगर फ्री एक्सपेंशन समझिए सब, यहाँ पे हमने गैस भर दिया, मान लीजिए ढेर सारी गैस भर दिया, ऐसा है, ऐसा भर दिया। फ्री एक्सपेंशन मतलब कोई चीज अपने से फैले, कोई चीज क्या हो? अपने से फैले। और कैसा है? अंडर द कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक। अगर एडियाबैटिक का मसला है तो एडियाबैटिक का मतलब होगा कि हीट का जो चेंज होगा वो जीरो होगा। और फ्री एक्सपेंशन कोई चीज अपने से फैले, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डीवी हो जाएगा। कोई चीज अपने से फैल रही, कोई एक्सटर्नल प्रेशर उस पर लग ही नहीं रहा है। कोई लग रहा है कि मान लीजिए ये गैस है और ये दीवार आप हटा दो, यहाँ से ये दीवार हटा दो, तो ये गैस अपने से फैलेगी, कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो लगा ही नहीं। जब एक्सटर्नल कोई प्रेशर ही नहीं लगेगा तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। और जब हीट और वर्क जीरो हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा होगा कि नहीं? ये है, जब यही जीरो तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही। कौन सा आंसर? ए आंसर क्या है? करेक्ट है। अब बताइए डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये वैलिड क्या है? इसका मतलब यहाँ पे मिस क्या है? तो कहोगे यहाँ पे डी क्यू मिस है, ये जीरो हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक। बिल्कुल तुरंत आ गया आंसर। इसको सरल मत कहिएगा, यही आपका एग्जाम का लेवल है। अब देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल, ये दिया हुआ है, ठीक। और पूछा क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड पूछा है और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है। तो बच्चों कभी भी इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो देखिए ये a1 हो जाएगा, ये क्या है? a2 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड अगर हम ध्यान से देखें तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कुछ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री का गैप होगा, फेज डिफरेंस जो भी आएगा। 3 त्रिका 9, 4 चौक कितना आंसर? 5। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? ए ओमेगा। ए कितना आ गया? 5 और ओमेगा कितना है? ये साइन ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2, ओमेगा मतलब 2। स्पीड बरकरार रखिए। तो कौन सा आंसर? ए आंसर क्या है? सही। नेक्स्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है। आप सरल आवर्त गति में टोटल एनर्जी, देखिए एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि बच्चे को फॉर्मूला पता, फॉर्मूला मिस होगा जरूर, तो फॉर्मूले से कनेक्ट कर लेता है। तो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों आता था ना एसएचएम में, वो होता था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला बनता था, काइनेटिक एनर्जी का भी बनता था ए स्क्वायर, ऐसा कुछ हम दिखा देते हैं आपको, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनता था। मगर टोटल एनर्जी अगर ध्यान से देखिए तो वो एम्पलीट्यूड की क्या होती है? स्क्वायर। फॉर्मूला पता हो तो बिल्कुल करने में इसको कुछ रखा ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, द एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टेंस, अगर प्योर इंडक्टेंस है तो आर की वैल्यू क्या हुई? जीरो। आर की वैल्यू जीरो। अगर हमसे पावर पूछा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई कॉस फाई होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो आओ चेक करते हैं। अगर ये जीरो हो जाएगा तो पावर जीरो हो जाएगा। प्योर इंडक्टेंस है तो आर तो जीरो है, तो कॉस फाई बच्चों अगर ध्यान से देखिए प्रत्यावर्ती धारा में हम पढ़ते हैं तो आर बाई जेड होता है। तो अगर प्योर इंडक्टेंस है तो आर की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा? जीरो। और कॉस फाई अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे अगर आप रख दो यहाँ पे, तो पावर भी क्या हो गया? जीरो। पावर भी क्या हो गया? जीरो। मज़ा आ रहा है ना? सब लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कमेंट लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं अभी भी सैम्पल पेपर आपके लिए ला के रख दूंगा, ठीक है। पावर फैक्टर इज मैक्सिमम,
ठीक है, पावर फैक्टर मैक्सिमम मतलब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो cos फाई की फॉर्मूला r/z, तो cos का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, पावर फैक्टर cos फाई तो होता है, cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होगा। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा z, ये r इज इक्वल टू z कब मिलता है, z का फॉर्मूला बच्चों देखोगे इम्पिडेंस जिसे प्रतिबाधा बोलते हैं, XL माइनस XC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये r स्क्वायर होता है। अगर XL और XC बराबर हो जाए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये पूरा टर्म जीरो तो Z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा R, और Z इज इक्वल टू जब R होता है तो पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, बाई हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन। हाइगन्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा था, ये देखिए देख के बता सकते हैं। हाइगन्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, तुरंत खट्टे से क्या है, पार्टिकल नेचर के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया था, तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन अ लाइट वेव गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, ये कई बार आ भी चुका है। जब भी लाइट किसी मीडियम में चेंज करती है, किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाती है, तो बच्चों ये याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। कौन नहीं बदलता है, स्पीड बदल जाएगी, वेवलेंथ बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती। ठीक, तो ये बच्चों 25 का 25 क्वेश्चन मैंने आपको ला दिया, काफ़ी मेहनत पड़ती इसको लाने के पीछे आपको, बस आपका कमेंट ही है जो आपको मतलब मुझसे ज़्यादा मेहनत और करा सकता है। तो आप कमेंट खूब करिए, कितने आंसर सही हुए जरूर लिखिएगा, मैं खुद देखूंगा उस चीज़ को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट या सैंपल पेपर में। ठीक है, थैंक यू। फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन।